हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड आपकी। ठीक है, यूनिट थर्ड, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर सबसे पहले आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ न्यूटन्स के लॉ की बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है आपके पास, इसमें पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इससे पहले हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था। काइनेमैटिक्स क्या बताती है आपका? कोई कॉज नहीं बताती मोशन का। इट डज नॉट गिव कॉज। इट डज नॉट गिव्स कॉज। कि कॉज क्या है मोशन का, कि मोशन का कॉज क्या है, इसके बारे में हमें काइनेमैटिक्स कुछ भी नहीं बताती। ठीक है, काइनेमैटिक्स जो है हमें इसके बारे में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती। इट इज गिव्स द इफेक्ट ओनली। इट गिव द इफेक्ट ओनली। ठीक है, डायनामिक मोशन क्या बताता है आपके पास? कॉज ऑफ मोशन। डायनामिक मोशन, डायनामिक मोशन क्या बताएगा? कॉज, मतलब कि मोशन का कॉज क्या है। काइनेमैटिक्स सिर्फ कहते हैं कि मोशन हो रहा है, लेकिन काइनेमैटिक्स उस मोशन का कॉज क्या है इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। ठीक है, जो डायनामिक्स है हमें वो उस मोशन के कॉज के बारे में बताएगी कि इस मोशन का कॉज क्या है। और मोशन का कॉज क्या होगा? फोर्स, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं मोशन, किसी भी मोशन का कॉज क्या होगा? फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं, तभी बॉडी आगे चल रही है किसी ना किसी तरीके से। तो डायनामिक्स मोशन क्या बताता है आपको? कॉज ऑफ मोशन, कि उस मोशन का कॉज क्या होगा। तो अब इसमें हम इसी तरह के लॉज और फोर्स के बारे में आगे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन सबने पढ़ी हुई है। फोर्स क्या होता है? द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या होता है कि बॉडी की स्टेट क्या हो जाना, चेंज हो जाना, क्या कहलाता है आपका? फोर्स कहलाता है। ठीक है, force, it is a cause, it is a cause which change the state of the object, state of the body और object। मान ले बॉडी यहाँ रखी हुई थी, यहाँ से वो यहाँ पहुंच गई या उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो किसके कारण हुआ ऐसा? फोर्स के कारण। ऐसा किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स में देखिए, एक हम बात करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है हमारा वीक फोर्स। वीक फोर्स, ठीक है, इसी के अंदर ही हमारे डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, नल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये वीक टाइप के ही फोर्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब हम तो थोड़ा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करेंगे। वीक फोर्स आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, एक हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? टेंजेंशियल फोर्स, टेंशन। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं? टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल आर दी कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारे कौन से फोर्स होते हैं? हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ऑल अबाउट आर दी कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट में ना आने की वजह से होते हैं। ये बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होंगे वो कौन से होते हैं? हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी बॉडी, जब कोई बॉडी अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, तो उसे क्या कहता है? ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बताया था, बाकी इनकी डिटेल हम +2 में पढ़ते हैं, 12th क्लास में आती है इनकी डिटेल। न्यूक्लियर फोर्स
जैसे आपके पास सेंटर होता है, एवरी एटम है सेंटर, सेंटर के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो आपके पास सेंट्रल, इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन जिस मोशन से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है आपके पास, तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस फोर्स से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं आप लोग न्यूक्लियर फोर्स। डिटेल में इसके बारे में भी हम लोग 12th क्लास में बात करेंगे और इनके बारे में भी हम लोग 12th क्लास में। अभी जब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम इन दो फोर्स के बारे में मैक्सिमम स्टडी करेंगे, टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, और एफबीडी का चैप्टर रहेगा हमारा ये सारा कंसेप्ट। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपके आएंगे आपके, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। हो गया। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बार मैं समझा रही हूँ बेसिक में, फिर जब एफबीडी बनाएंगे तो उनको डायरेक्ट लगाएंगे, एक बार समझ लेना बेसिक से। नॉर्मल रिएक्शन ये फोर्स क्या लगता है कब लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये इसकी ये मास m है, ये बॉडी का मास क्या है आपका m है, ठीक है। बॉडी के मास के कारण क्या फोर्स लगेगा mg, बॉडी के मास के कारण फोर्स क्या लगेगा आपके पास mg, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो हमें बात कर mg छोड़ो, अभी हमें किसकी बात करें नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बॉडी सरफेस के ऊपर, सरफेस जो है बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है बाई सरफेस, किसने लगाया ये बाई सरफेस, किसके द्वारा लगाया बाई सरफेस ऑन m मास या बॉडी के ऊपर। तो देखो सरफेस किस पे लगा रहा है बॉडी, और बॉडी भी किस पे लगा रही है सरफेस के ऊपर, तो बॉडी भी किसके ऊपर फोर्स लगा रही है सरफेस के ऊपर। तो ये फोर्स क्या लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोलेंगे इस तरह के फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन। जैसे आपका वैज शेप में कोई ब्लॉक है, वहां पे भी देखो ये ब्लॉक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस लगाएगा ब्लॉक के ऊपर और ये ब्लॉक लगाएगा किस पे सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या लगा रहा है आपके पास, ये तो सरफेस ने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, क्यों रखी हुई है क्योंकि देखो बुक क्या लगा रही है टेबल के ऊपर फोर्स और टेबल किधर लगा रही है बुक के ऊपर फोर्स। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, दोनों नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रही है वैज के अंदर, ठीक है। दूसरा जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन सर्कुलर मोशन में हमेशा किससे पास होगा सेंटर से। नॉर्मल रिएक्शन सर्कुलर मोशन में हमेशा किससे पास होगा आपका सेंटर से। तो ये बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा बॉडी के परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फोर्स लगा उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नोट करिए एक बार ये पॉइंट। हो गया। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपके पास ये भी देख लीजिए। जैसे कोई बॉडी है सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो इस बॉडी के वेट के कारण फोर्स mg लगेगा। ये किधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कोई बॉडी है सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो उसके मास के कारण फोर्स लगा mg सरफेस के ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये किधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये फोर्स हमेशा किधर लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ
अर्थ की साइड। जैसे एक बॉल है, उसको सस्पेंड कर दिया तो उसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका mg। mg किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको पता है g m1 m2 by r का स्क्वायर। यूनिट क्या होती है आपके पास 1 किलोग्राम फोर्स या 9.8 न्यूटन के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स या 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो ये आपकी क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो अभी सिर्फ मुझे ये याद रखना कि कोई बॉडी सरफेस पे रखी हुई है तो उसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा? mg। कोई बॉडी फोर्स पे लगी हुई है तो उसके वेट के कारण क्या लगेगा? फोर्स mg। और किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स। अब किसकी बात करते हैं? टेंशन फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर लगता है। ये फोर्स किसके अंदर लगता है? स्ट्रिंग में। ये फोर्स किसके अंदर लगता है? स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है, आपका रोड के अंदर हो सकता है, चेन के अंदर हो सकता है। टेंशन फोर्स किसमें लगता है? स्ट्रिंग में, रोड में और चेन में। स्ट्रिंग में, रोड में और चेन में। एक स्ट्रिंग है, इससे कोई बॉडी का वेट लटका दिया आपने, ठीक है। तो इस बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा, ठीक है। तो वो बॉडी यहाँ लटक रही है, क्यों लटकी हुई है? क्योंकि नहीं तो नीचे गिर जाती। अगर वो अर्थ तो उसको कंटिन्यू खींच रही है ना अपनी तरफ, लेकिन क्यों लटकी हुई है बॉडी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, जिसके कारण बॉडी ऐसे लटकी हुई है, जिसके कारण बॉडी ऐसे लटकी हुई है। अगर नहीं तो अदरवाइज तो अर्थ तो उसको अपने फोर्स से खींच रही है। तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रहा है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। और टेंशन फोर्स हमेशा क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। हमेशा क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये इसका दूसरा नाम है छाता रूल। छाता रूल, छाता रूल क्या होता है? छाते को खोलो, टिप करते हो, ऐसे पकड़ते हो छाते को तो सीधा ऊपर जाएगा ना, तो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। तुम्हारे नोक से किधर गया? वो ऊपर की डायरेक्शन। तो छाता रूल भी बोल देते हैं इस चीज, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है इस तरीके से, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक बॉडी है मास m1 मास, एक बॉडी है m2 मास की, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो इसके कारण टेंशन इधर, इसके कारण टेंशन इधर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। और स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, स्ट्रिंग सेम देन टेंशन सेम, टेंशन सेम। जैसे मैंने कहा ये एक पुल्ली है आपके पास, ठीक है। इस पुल्ली से तुमने, पुल्ली तो समझते हो ना, एक ब्लॉक ये एक ही रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। एक ब्लॉक ये लिया m1 मास का, एक ब्लॉक ये लिया m2 मास का। तो देखो इसके वेट के कारण m2g फोर्स लगा नीचे, इस बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगा? m1g, ठीक है। तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट P और P है कुछ आपके पास, तो यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से टेंशन क्या होगी? बॉडी के ऊपर एक्ट होगी आपके पास। अब जैसे एक और देखिए, जैसे आपके पास ये ऐसे एक स्ट्रिंग बनी हुई है, ठीक है। ये एक मास m लटका हुआ है, ये एक दूसरा मास m है जो यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। ये एक दूसरा मास है जो आपका यहाँ बंधा हुआ है। तो ये टेंशन T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये T टेंशन है, ये T टेंशन है, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, अब यहाँ स्ट्रिंग चेंज, देखिए यहाँ स्ट्रिंग कुछ अलग थी, यहाँ स्ट्रिंग कुछ अलग थी। तो यहाँ टेंशन मैंने क्या ली? T1, यहाँ मैं ले लेती हूँ T2, यहाँ भी मैंने क्या होगी? T2, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। अब यहाँ देखो अवे फ्रॉम द पॉइंट ये हो जाएगी, यहाँ अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी? T3 T3, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी? T3 T3। टेंशन फोर्स क्या लगेगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट या बॉडी से अवे लगेगा। तो स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, टेंशन
चेंज। जो खिंचाव होता है ना रस्सी में, उसी को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं आप लोग? टेंशन फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? नोट कर लीजिए। अब ये पॉइंट क्यों समझा रही हूँ मैं आप लोगों को? क्योंकि इन पॉइंट्स को पढ़ के हम एफबीडी के रूल पढ़ेंगे। एफबीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से। नोट करिए जल्दी से। देखिए बेटा, आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। क्या पढ़ेंगे? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए कुछ अजम्पशंस है। ये फ्री बॉडीज को समझने के लिए, डायग्राम को समझने के कुछ अजम्पशन है, उनको ध्यान रखना है। क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। अजम्पशन, अज्यूम बॉडी एज ए पॉइंट मास। कितनी भी बड़ी बॉडी हो, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसको एज ए पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर लेंगे। कैसे कंसिडर कर लेंगे? एज ए पॉइंट मास। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये एक ऐसे रोड था, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है? आपका m है। ठीक है, देखो ये ब्लॉक अब सीधा ऐसे नहीं है इंक्लाइंड प्लेन पे, ऐसे ना होके ये ऐसे हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई वेट रखा है। देखो ये ब्लॉक ऐसे सीधा है तो वेट, अगर सीधा है कोई बॉडी ऐसे रखी हुई तो वेट वर्टिकली सीधा ऐसे एक्ट होता है, लेकिन ये अब ऐसे है इंक्लाइंड से, इंक्लाइंड प्लेन जैसे ऐसे सीधा ना होके इससे साथ इंक्लाइंड है, तो इस बॉडी पे लगने वाला वेट ऐसे जाएगा तिरछा। कैसे जाएगा? तिरछा जाएगा। तो इस बॉडी पे ये एंगल थीटा, तो इस बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपके पास? ये नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी पे एक फोर्स क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और आपके पास ये क्या लगेगा? आपके पास बॉडी के ऊपर mg फोर्स। ये क्या लगेगा आपका? mg। और mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पे आपके पास। जैसे मैं उल्टा बना दिया, मैंने ऐसे बना, जैसे ये एक बॉडी है, मुझे थोड़ा ऐसे देखने में इजी रहता है, बाकी कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बॉडी का वेट ऐसे आ रहा होगा इधर। ठीक है, तो वेट का मतलब ये, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मान लिया एक स्ट्रिंग है, इससे बांध दिया एक कोई बॉडी को ऐसे। ठीक है, कोई वेट है 2 किलोग्राम का, कुछ भी है। ठीक है, तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन, और ये क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बॉडी है जिसका मास m है, इसकी बॉडी है जिसका मास क्या है? m। तो इस मास के कारण वेट लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में ऐसे, तो ये फोर्स बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए परपेंडिकुलर, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये क्या लगेगा? वेट mg आपके पास। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा mg, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये बनेगा mg cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg sin थीटा। तो इसको कैसे? पॉइंट मास की तरह। देखो ये m मास था ना, इसको ऐसे निकाल लो, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लगा, ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये टेंशन लग रही है इसके ऊपर, ये टेंशन लग रही है इधर, ऐसे बताओ लग रही है या नहीं लग रही है? ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल सीधा सीधा जब आएगा, नॉर्मल जब सीधा आएगा तो नॉर्मल इस सरफेस के बीच में ये एंगल कितना बचा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना आपका? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, देखो ऐसे एक ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो टेंशन, देखो ये रिटेंशन, ये रिटेंशन, और ये इससे टेंशन, और इससे ये एक ऐसे निकल के आ रहा है बीच से, ये चीज ऐसे, देखो बीच से ये चीज ऐसे निकल रही है ना, टेंशन और इससे, तो ये एंगल कितना बनेगा आपके पास? थीटा। तो ये एंगल कितना बना हुआ आपके पास? 90 माइनस थीटा। कितना बना हुआ इस सरफेस के साथ? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट देखो, ये इससे सीधे ये mg लगा हुआ है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या बना? mg cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg sin थीटा। तो ये बॉडी थी, इसको पॉइंट मास मान लेंगे। इस बॉडी को तुम्हें ऐसे ना मान के एक पॉइंट की तरह मान लिया मैंने बॉडी को। कैसे मान लिया? एक पॉइंट। फिर मैंने वेक्टर रिजोल्यूशन रूल लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? वेक्टर रिजोल्यूशन। किसी को अभी समझ नहीं आया, मुझे लगता है मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार। ठीक है, एक बार देखो, बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, उससे देखो एक बार आप। देखो सबसे पहले मैं कुछ नहीं बता रही, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके रूल समझ लो। बॉडी को कैसे मानना? पॉइंट मास। तो जैसे ये मैंने मान लिया, यहाँ बॉडी को कैसे मान लेंगे? पॉइंट मास। सबसे पहले कंडीशन, ये ध्यान से ये बात याद रखना, we will show all forces acting on it। हमें वो फोर्स शो कर रहे हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ना कि बॉडी किसी पे लगा रही है।
कौन से फोर्स शो करेंगे? जो बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स, बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस कंसीडर करेंगे एफबीडी में, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस, ना कि बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है। जैसे देखो, जैसे मतलब ये बॉडी है, मास है, ठीक है, इसके वेट के कारण फोर्स mg लगा बॉडी पे, और ये क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस ने लगाया बॉडी के ऊपर, ये किसने लगाया? सरफेस ने लगाया बॉडी पर। किसने लगाया? ये सरफेस ने लगाया बॉडी पर। तो बॉडी भी तो नीचे लगाएगी ना सरफेस पर, तो हमें इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। हमें बॉडी किसी सरफेस पे फोर्स लगा रही है तो उसको कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस क्या करने हैं? कंसीडर करने। तो ग्रेविटी के कारण फोर्स mg लगा बॉडी पे, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कंसीडर करना है, बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है वो कंसीडर नहीं करना। जैसे 4 बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा बीच में, तो एक बच्चा भी सबको फोर्स लगा रहा है, हमें उस एक बच्चे के कारण फोर्स कंसीडर नहीं करना। वो 4 बच्चे एक पे जो फोर्स लगा रहे थे, ये एक बच्चा है, इसके ऊपर ये 4 बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इस पे या इस पे या इस पे, तो हमें इसको कंसीडर नहीं करना, रेड वाले को। सिर्फ वो बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं, ना कि बॉडी जब फोर्स लगा रही है उनको कंसीडर करना है। सिर्फ कौन सा कंसीडर करना है? बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कंसीडर करने ओनली, ठीक है। दूसरा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब आप कहाँ खड़े हो, आप इसके ऊपर खड़े हो, आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो, तो जनरली अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो ग्राउंड वाले करेंगे, ठीक है। बॉडी के ऊपर खड़े होके भी करेंगे वो अलग से क्वेश्चन होंगे। तो रेफरेंस फ्रेम्स, तुम बॉडी को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? जैसे बस चल रही है, ठीक है, एक बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में बस में बैठा पैसेंजर किस में है? मोशन में, लेकिन बस में ही किसी दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में वो किस में है? आपका रेस्ट में। इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे 2 टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना याद रखो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आपका कहाँ खड़ा हुआ है, आप कहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के, वो सारे किससे डिस्कस करेंगे आप लोग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल से, ठीक है। तो आपके पास कहाँ से? ग्राउंड से डिस्कस करेंगे। तो इसका एपीडी क्या बना रहे थे हम लोग, देखें। तो ये बॉडी है, तो देखो अब ये तुम्हें ऐसे कुछ बच्चों को ये डाउट रह जाता है कि ये बॉडी तो इसको तो सीधी रखी है, तो ये वेट सीधा सीधा नीचे आएगा। अब ये बॉडी, तो देखो इस बॉडी पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया सरफेस ने, और ये एक मान लो स्प्रिंग बंधी हुई थी, ठीक है, ये मान लो नीचे वो रिवेट लटका हुआ था, तो टेंशन फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर जिसका मास कैपिटल M है। तो टेंशन और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जो हमारे पास वेट लगेगा वो mg ऐसे लगेगा, ना कि सीधा लगेगा। ये अब आपके पास mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे आपके पास, ठीक है। mg के क्या बनेंगे? 2 कंपोनेंट। देखो मैं अगर नॉर्मल को सीधा सीधा खींचू यहाँ से नॉर्मल, तो देखो ये, तो ये लग रहा है आपका mg, ये क्या लग रहा है आपका mg। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना? 90। तो आपके पास ये पूरा एंगल कितना बनेगा आपके पास? ये पूरा एंगल यहाँ से 90 डिग्री। एक मिनट भाई, आपके पास ये एक नॉर्मल खींच लेती हूँ मैं, सीधा नॉर्मल खींच, ठीक है। तो ये एंगल कितना? 90। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो जो ये वेट लगेगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये पूरा कितना बनेगा आपके पास? ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका? थीटा। तो ऐड करके देख लो, जब इसको परपेंडिकुलर से मिलाओगे तो ये पूरा एंगल थीटा ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये सीधा सीधा ध्यान रखना आपके पास यहाँ से। तो ये एंगल क्या बनाएगा आपके पास? यहाँ पे ये वेट के कारण 2 कंपोनेंट बनेंगे, ये mg और ये आपके पास थीटा। तो ये एंगल क्या बने आपका? थीटा। और ये एंगल क्या बनेगा आपका? 90 माइनस थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर चला जाएगा, ये mg sin थीटा, ठीक है। तो जो कि मैंने इधर दिखाया, एक कंपोनेंट ये इधर चला गया mg, और ये कंपोनेंट आपका इधर चला गया mg sin थीटा और mg cos थीटा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ जल्दी से एक बार, ठीक है। समझ आ गया? फिर से बताओ एक बार, क्लियर हो गया? एंगल समझ आ गया? एंगल फिर से बता देती हूँ कि आपके पास, देखो फिर से बना देती हूँ यहाँ पे एक बार। ये एंगल में बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये एंगल बॉडी है, बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे, ये याद रखना, बॉडी सीधी नहीं रखी हुई कि वेट सीधा लगे, इंक्लाइंड पे है, तो वेट के कारण फोर्स ये लगेगा। तो ये टेंशन इधर, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन,
ठीक है। तो देखो ये टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये यहां से ये पूरा एंगल जो बनेगा यहां तक, पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री। तो देखो ये यहां से mg आया, तो ये वाला एंगल कितना बन गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना है 90, पूरा एंगल कितना आपका ये सरफेस के साथ 90 डिग्री। देखो यहाँ पूरा एंगल कितना 90, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। इसके दो कंपोनेंट बन गए mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो क्या बताया था मैंने, बॉडी अज्यूम पॉइंट मास, तो बॉडी को पॉइंट मास मान लिया इस तरीके से और हमने एफबीडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वी विल शो ऑल द फोर्सेस, वो सिर्फ बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस शो करेंगे। बॉडी को जो फोर्स, सिर्फ बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे, बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है वो नहीं देखेंगे। जैसे बॉडी यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही थी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बॉडी जो नॉर्मल फोर्स लगा रही है उसको कंसीडर नहीं करेंगे एफबीडी डायग्राम। तो ये कुछ अजम्पशंस है एफबीडी डायग्राम की, उनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो कुछ मैंने बेसिक बताया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, सिर्फ मैंने बेसिक बताया कि फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल, नॉन फ्रिक्शनल। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो टेंशन फोर्स कैसे लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, एफबीडी जब बनाएंगे किसी भी बॉडी की लगने वाले फोर्सेस की, तो आप लोग कैसे बनाएंगे। अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया कि कैसे बनाएंगे, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आई हूँ। अभी मैं सबसे पहले बात करती हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। तो अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू किस में रहेगी, रेस्ट में। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू किस में रहेगी, मोशन में। कब तक, जब तक कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या ना हो, ना लगाया जाए। If body is rest, then it continue in rest. If body is motion, then continue in motion. मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो है, इस बात को फिजिक्स में एक दूसरी लैंग्वेज से बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, जब सिस्टम किस में होगा आपका, इक्विलिब्रियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, if a body is in rest, 9th क्लास में पढ़ा है, if a body is in rest then continue in rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कब तक, जब तक कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है आपका, जीरो। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको कहता है, ठीक है। लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल देती हूँ। if a body in rest then continue in rest, ठीक है। A body in motion then continue in motion until the external force is applied, until the external force is applied, until the external force is applied, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं एफबीडी के। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सारे न्यूमेरिकल किस पे बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, जिसमें एफ नेट क्या है, जीरो। एफ नेट जीरो मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। एफ नेट जीरो मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। ए नेट भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। देखिए जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास मान लिया मैंने 5 किलोग्राम, ये एक बॉडी है जिसका मास मान लिया मैंने 15 किलोग्राम, ठीक है। थोड़ा छोटा मान लेते, ज्यादा बड़ा मान लिया। इसका मैं 2 किलोग्राम मान लेती हूँ, इसका मैं 3 किलोग्राम मान लेती हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाए। क्वेश्चन है आपके पास, स्ट्रिंग से बंधी हुई है। फाइंड टेंशन इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट क्या है आपका, जीरो। आज अभी जो टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं उसमें एफ नेट सभी में क्या रहेगा आपका, जीरो। क्योंकि मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करूंगी। किसकी बात करूंगी मैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर एफ नेट क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा, ठीक है। तो टेंशन निकालनी है, तो देखिए
ये टेंशन देखो, इस बॉडी के वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, mg मतलब 3g हो जाएगा, मास कितना 3 किलोग्राम, अरे mg मास कितना है 3 किलोग्राम, तो 3g लिख दो। अब यहाँ देखो, इसमें अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T लगेगा, इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T1, इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T1। जब ये इसको नीचे खींच रही होगी तो ये इसको ऊपर खींच रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन कुछ भी आंख मीच के पॉइंट से अवे फ्रॉम, इस बॉडी के अवे फ्रॉम, इस बॉडी के अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके कारण टेंशन ये लग रही, इसके कारण टेंशन ये लग रही, ठीक है। ये इसको ऐसे 2 किलोग्राम वाली बॉडी थी, 3 किलोग्राम को ऊपर खींच रही होगी और 3 किलोग्राम वाली इसको नीचे खींच रही होगी। तो मैंने कहा स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। अब एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी फॉर 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम बॉडी के लिए एफबीडी बनाते हैं। देखो ये 2 किलोग्राम है, ठीक है, इसको 2 किलोग्राम, ठीक है। 2 किलोग्राम के लिए मैं पॉइंट मास मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, पॉइंट मास, ये 2 किलोग्राम, ठीक है। इसके ऊपर टेंशन T लग रही है, एक टेंशन इस पे क्या लग रही है, इधर ये T1, ये नीचे की साइड में एक टेंशन T1 लग रही है या नहीं लग रही है, बताओ, लग रही है। अरे 3 किलोग्राम इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। बोलो अब बनाओ 3 किलोग्राम के लिए, 3 किलोग्राम के लिए एफबीडी, 3 किलोग्राम के लिए एफबीडी, ठीक है। तो देखो 3 किलोग्राम पे ये टेंशन क्या लग रही है, ऊपर T1, ठीक है, और ये क्या लग रही है आपके पास 3g, ये फोर्स क्या लग रहा है आपके पास 3g फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है आपके पास, ये 3g का फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई, ये इतनी क्लियर हुआ। जो मैंने एफबीडी बनाई है ये आपको इतनी क्लियर होगी, सभी को समझ आई। फिर से देखो, इसके ऊपर ये टेंशन, ऊपर ये T टेंशन लग रही है, T1 लग रही, ठीक है, और ये आपके पास 2g मास, 2g के कारण फोर्स क्या लगेगा, नीचे 2g लगेगा, अरे वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, 2g लगेगा या नहीं लगेगा। तो वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है नीचे की साइड में 2g, वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है नीचे की साइड में 2g यहाँ से, ठीक है। वेट के कारण नीचे फोर्स क्या लग रहा है 2g, इसके कारण 3g, तो यहाँ से तो सीधा सीधा बन गया, T1 इससे सीधा अपोजिट है, तो T1 बराबर 3g। ये मैं किसके लिए बना रही हूँ, 3 किलोग्राम, तीर का निशान डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ ये 2 किलोग्राम बॉडी के लिए बनाया आपने, ये आपने 3 किलोग्राम बॉडी के लिए एफबीडी बनाई। ये एफबीडी किसके लिए है, फॉर 3 किलोग्राम। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, मैंने कहा बॉडी को पॉइंट मास मानना है, पॉइंट मास मान लिया, इस पर लगने वाले सारे फोर्स देखने हैं। ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, ग्राउंड से, ठीक है, सारे क्वेश्चन ग्राउंड से करेंगे। तो इसमें देखो एक T1 फोर्स लगा 3 किलोग्राम पे, एक 3g फोर्स लगा, एक T1 फोर्स लगा, एक 3g लगा। अब देखो ये 2 किलोग्राम है, ये बेसिक समझ लो, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इसके ऊपर देखो एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, T1 लग रहा है, इसके वेट के कारण भी तो फोर्स नीचे लगेगा ना, जैसे इसके वेट के कारण 3g नीचे लग रहा। क्लियर। अब देखो इसके लिए इक्वेशन लिखो, ये T ऊपर लग रहा, ठीक है, और ये दोनों किधर लग रहे हैं, नीचे, तो या तो इसका ऐसे लिख लो, T नीचे वाले के लिए T माइनस T1 माइनस 2g बराबर 0, एफ नेट बराबर 0, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0, या इसको ऐसे लिख दो T बराबर T1 प्लस 2g। तो इसलिए मैं सीधा क्या करूंगी, ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर रख दूंगी, सीधा हमेशा ऊपर वाले को किसके बराबर रख दूंगी, नीचे। ऊपर है तो साइन ऑफ कन्वेंशन पॉजिटिव, नीचे है तो साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव। सीधा समझ आया कि ये T ऊपर लग रहा है, ये इसके अपोजिट में है, तो ये सीधा जाके ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ देखो ये क्या बना, T1 बराबर, ये T1 ऊपर है, T1 माइनस 3g, एफ नेट बना बराबर 0, तो T1 को सीधा लिख सकती हूँ मैं 3g, ठीक है। 3g का मतलब g एक्सेलरेशन 10 ले लो, g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लोगे 10, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन, T1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। इस T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, T इज इक्वल टू T1 कितना आया 30 प्लस 2, g की वैल्यू, g मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो 20, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। तो इस टेंशन T की वैल्यू कितनी आई 50 न्यूटन और T1 की वैल्यू कितनी आई 30 न्यूटन।
तो ये एफबीडी का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ कुछ? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफबीडी का, हटा दूं। ये एक बॉडी है, यहां से एक ब्लॉक है आपके पास, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास मान लिया आपके पास 5 किलोग्राम। इसमें ये एक टेंशन T1 है, स्ट्रिंग से बनी हुई है, तो इसमें बॉडी से हमें क्या लगेगा, टेंशन T1, ये मान लिया आपकी टेंशन T2। ये सरफेस से यहाँ पे ये एंगल 37 डिग्री का है और ये एंगल मान लिया कितना, 53 डिग्री का एंगल। ये एंगल कितने का आपका, 53 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का है, मान लिया 37 डिग्री का, और ये एंगल कितना है, मान लिया 53 डिग्री का। ठीक है, फाइंड टेंशन वही करना है क्वेश्चन में, फाइंड टेंशन इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम किसमें आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, इस बॉडी को पॉइंट मास मान लो, या वैसे यहाँ भी बना सकते हो। ये T2 टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T2 साइन 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट T2 कोस 37 डिग्री। इसी तरह T1 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इधर क्या बन जाएगा, T1 कोस 53 डिग्री, इधर क्या बन जाएगा ऊपर की इस डायरेक्शन में, T1 साइन 53 डिग्री। इसको यहाँ निकाल लो। अब मैंने कहा बॉडी को पॉइंट मास मान लेंगे, पॉइंट मास मान लिया, तो इसके ऊपर देखो सारे वर्टिकल वाले कंपोनेंट ले लो और सारे हॉरिजॉन्टल वाले। वर्टिकल में कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, T2 साइन 37 डिग्री, T1 साइन 53 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इधर जो फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स ये लग रहा है इधर T2 कोस 37 डिग्री, एक फोर्स इधर लग रहा है T1 कोस 53 डिग्री, और ये वेट के कारण फोर्स लग रहा है 5G। बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, 5G, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ग्रेविटी के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका, 5G लगेगा, ठीक है। तो अब सोल्व कर लो। देखो ये कंपोनेंट इसके इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैं क्या लिखूंगी, T2 साइन, ये लिख लो एक बार, साइन 37, ये टेबल होती है आपके पास, 37 डिग्री क्या होता है, 3, 4 और 5, ठीक है। और 53 डिग्री में ये क्या होता है, ये टेबल बार बार बनाती रहती हूँ, ये 5 ही रहता है, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। याद करने का तरीका बताया हुआ है, 37 छोटा जिसके सामने, यहाँ तो 5 रहना ही रहना है हाईकोर्ट न्यूज में, तो ठीक है। 37 छोटा है इसलिए इसके सामने यहाँ 4 आ जाएगा, 53 बड़ा है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 37 छोटा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और 4 को एक्सचेंज कर दो बस, ठीक है। अब आपके पास निकाल लो इसको, पहले मैं निकाल ही देती हूँ वैल्यू। तो ये बना T2 साइन 37 एक डायरेक्शन में प्लस T1 साइन 53 डिग्री, ये इसके बराबर हो जाएगा 5G के, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इसी तरह T1 कोस 53 डिग्री बराबर होगा T2 साइन 37 डिग्री के, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब सोल्व कर लो, इक्वेशन यहाँ से निकाल लो। आप लोगों को क्या पता है, T1 कोस 53 डिग्री, देखो ये लिख लेती हूँ मैं, कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोस 53 क्या होगा, 4/5, ठीक है। साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कोस 53 होगा भाई 3/5, ठीक है, और साइन 53 होगा 4/5। इसी तरह कोस 37 डिग्री, कोस 37 कितना होगा, 4/5, और साइन 37 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 3/5,
ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो पहले, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो इसमें देखो T1 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, 3/5 बराबर T2 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री की वैल्यू भी 3/5। अरे cos 53 डिग्री की भी वैल्यू यही है, cos 53 डिग्री, ठीक है। 3/5 है, 3/5 कैंसिल, तो T1 बराबर आ गया किसके, T2 के। तो यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू बराबर पुट कर दो। तो यहाँ मैं T1 पुट कर दूँ, T2 बराबर है T1 की, T1 लिख दूँ मैं क्योंकि T2 T1 के बराबर है। तो फ्रॉम 1, तो T1 sin 37, sin 37 कितना है, 3/5, कितना आपका 3/5, sin 37 कितना है, 3/5, ठीक है। प्लस T1 sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री 4/5, sin 53 डिग्री कितना है, 4/5, ठीक है। sin 37 कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, sin 37 3/5, cos 37 4/5, ठीक है। सही है, सही लिखा है ना भाई, ये cos 53 डिग्री, cos 53 3/5, sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री 3/5, ठीक था। तो ये बराबर आएगा 5G का मतलब 50, G की वैल्यू क्या ले लोगे 10, तो कितना आ जाएगा ये 50। तो T1 बार ले लो, 3/5 प्लस 4/5 बराबर 50। तो T1 कितना आया आपका 7/5 बराबर 50, ठीक है। तो T1 हो जाएगा 50 × 5/7। इसको सोल्व कर लोगे तो T1 बराबर है किसके, T2 के। T1 बराबर है किसके, T2 के। तो टेंशन T1 और T2 निकल जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर ये टेंशन की क्वेश्चन क्या करने थे, सोल्व करने हैं। सिंपल, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, रिजोल्यूशन वेक्टर में पढ़ा है आप सभी ने, ठीक है। इसके जो भी एंगल बनते हैं वो ले लो, एक साइड में, एक साइड वर्टिकल वाले सारे ले लो, यहाँ बना के साइड में एक साइड हॉरिजॉन्टल वाले ले लो, ठीक है। ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में, यहाँ बना के सिंपल समझ आएगा। ये सारे, ये इसको बैलेंस कर रहा है लिख दिया, ये इसको बैलेंस कर रहा है ये लिख दिया। इक्वेशन को सोल्व कर लो, sin 53 cos 37, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो। पुट करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा सोल्व कर लो। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया, हटा दो। 1 2 3 नोट हो गया, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है, इसका मास आपके पास m है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है आपके पास फाइंड, क्वेश्चन ने पूछ रहा है आपसे फाइंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m, फाइंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन n, n मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m if system is in equilibrium, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर सिस्टम किसमें है आपका, इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये यहाँ से ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है। ये एक ब्लॉक थोड़ा बड़ा सा दिखा देती हूँ जिसका मास m है। ये स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन और आपको क्या निकाले, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए अभी समझाया था वेज वाला कंसेप्ट कि इसमें टेंशन T हो जाएगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है।
नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पे ऐसे लगेगा, क्योंकि सरफेस मास स्मॉल मास m पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब देखो कुछ बच्चों को जो डाउट होता है, अगर ये बॉडी देखो ऐसे रहे बिल्कुल सीधे है ऐसे, तो वेट सीधा नॉर्मली एक्ट होगा, लेकिन जब ये बॉडी ऐसे होगी तो वेट नॉर्मली ऐसे हो जाएगा, वेट सरफेस से एंगल बनाएगा। देखो जब वो तिरछी होगी इंक्लाइंड में तो मेरी उंगली और इसके बीच में एंगल बनेगा, तो वेट अब ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वेट आपका ऐसे आ जाएगा। ये जो वेट के कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है। कैसी प्लेन है ये? इंक्लाइंड। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होता है? थीटा, और ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा आपका, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से बनाते देखो साइड में से, ये नॉर्मल, ये टेंशन, ये नॉर्मल और ये टेंशन, और ये आपको इसको बढ़ाओगे तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा, तो ये लगा mg, तो ये एंगल क्या बना है? थीटा। तो ये एंगल क्या बना हुआ है? अलग से निकाल के बता दे, 90 माइनस थीटा। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg कोस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट mg का इधर जाएगा, ये बना mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो ये जो इधर गया ये बना mg साइन थीटा। रिजोल्यूशन समझा चुकी हूँ मैं वेक्टर के अंदर, वेक्टर में रिजोल्यूशन समझाया था आपको कि ये वैसे ही बना लो एक कंपोनेंट में, ये अपॉन ये वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है बेटा। एक बार देखो ये इसका ये वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg साइन थीटा बन जाएगा। ये बात समझ आ गई इधर से, ठीक है। तो ये टेंशन, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन n को कौन बैलेंस, इसको हटा दो भले ही, जब ये कंपोनेंट डिवाइड हो जाए तो आप इसको हटा सकते हो, आप सीधा सीधा बनाओ। यहाँ पे देखो ऊपर n, इधर t लग रहा, इधर क्या लग रहा है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है? mg कोस थीटा। तो सीधा सीधा हो गया, n बराबर हो गया, n को कौन बैलेंस कर रहा है? mg कोस थीटा, ठीक है, और t को कौन बैलेंस कर रहा है? mg साइन थीटा। तो क्या जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन और आपके पास टेंशन। अगर थीटा की कुछ वैल्यू देगा, मास की वैल्यू कोई देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन निकल जाएगा। हालांकि कुछ मास दे देता है या थीटा की वैल्यू जो भी देता है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ आए पूछिए।